नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देश की मान्यता दे दी है, तो वहीं बुधवार को अमेरिका और कई दूसरे देशों ने रूस पर ही कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इस बीच अब बुधवार को यूक्रेन सरकार अपने नागरिकों से तुरंत रूस छोड़ने का आग्रह किया है। इस खबर ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस अपील के कई अर्थ निकाले भी जा रहे हैं। वहीं ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक से ईडी ने पूछताछ में बता दें आपको शुरू की थी। इसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अधिकारी को बताया कि राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के ही 62 वर्षीय नेता मलिक यहां बेलार्ड एस्टेट इलाके में ही मौजूद ईडी कार्यालय में सुबह 8 बजे पहुंचे और एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज कर रही है। मलिक पिछले कुछ महीने से चर्चा में बने हुए हैं और जब से उन्होंने एंटी ड्रग एजेंसी एनसीबी के ही मुंबई क्षेत्र के पूर्व निर्देशक समीर वानखेड़े के विरुद्ध निजी और सेवा से जुड़े आरोप लगाए थे। मलिक के दामाद समीर खान को गत वर्ष ही मादक पदार्थ के एक मामले में ही एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद पर फरोख्त का हवाला लेन देन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई से ही छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं यूपी चुनाव के लिए चौथे दौर की 49 सीटों के लिए ही वोटिंग जारी है, लेकिन अब आपको बता दें 5वें चरण के लिए लगातार प्रचार अभियान जारी है। इस बीच पीएम मोदी और यूपी के ही कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने सभी को एकजुट होने का मंत्र दिया। वहीं एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए निशाना साधा और इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि चौथे चरण में बीजेपी जीत का चौका मारने में जो है बढ़ रही है। और पीएम मोदी ने कहा कि कल उत्तर प्रदेश में ही चौथे चरण का मतदान हो रहा है और यूपी की जनता भाजपा और एनडीए की जीत का चौका मारने के लिए आगे बढ़ रही है। आपको बताते चले कि यूपी के लोग बट जाएंगे, उन्हें जवाब देने के लिए यूपी के लोग ही आज फिर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतार लगातार खड़े हैं। ये पीएम मोदी का कहना था। कल उन्होंने अपने भाषण में ये बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा था कि कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो फिर लोगों को एकजुट होना ही होता है और भारत और यूपी के विकास के लिए ही हम सभी का एकजुट बने रहना है और हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर चौंकाने वाली बात कही है। हरीश रावत ने दावा किया है कि एक शख्स आर्मी सेंटर में कई बैलेट पेपर पर टिक साइन करते हुए ही नजर आ रहा है। उनके मुताबिक ये बैलेट पेपरिंग का ही मामला है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। रावत के इस दावे के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान भी शुरू हो गया है और बीजेपी के नेता इस दावे को कांग्रेस की बौखलाहट बता रहे हैं। हरीश रावत ने अपने ट्विटर हैंडल से ही मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि एक छोटा वीडियो सबकी जानकारी के लिए वायरल कर रहा हूं। इसमें एक आर्मी के सेंटर में ही किस प्रकार से एक ही व्यक्ति सारे वोटों को टिक कर रहा है और यहां तक कि सभी लोगों के हस्ताक्षर भी वही कर रहा है। उसका एक नमूना देखिए, क्या इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा, चाहेगा? और इसके साथ ही जब इस ट्वीट को लेकर हरीश रावत के प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने इस वीडियो के सोर्स का खुलासा करने से इनकार कर दिया
और लेकिन आपको बताते चले कि ये दावा किया गया है कि वीडियो उत्तराखंड का ही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ही अभी तक इस संबंध में चुनाव आयोग से औपचारिक शिकायत नहीं की है, लेकिन आयोग इसका संज्ञान ले सकता है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के बहराइच में ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता खुद चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर से उनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए हैं। और कल मैंने बहराइच का मंच देखा, कोई बोल रहा था कुछ लोग कुर्सी पर बैठे थे, लग रहा था पत्थर पर बैठे हो। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो दूसरे तीसरे चरण में ही ठंडे हो गए हैं। और आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, पता करोगे तो पता चलेगा, और इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बहराइच के लोग पहले से ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। बीजेपी ने ही किसानों से कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी। क्या डीएपी और खाद मिल गई आपको? इन लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। ये फिर से आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए के पार बिकेगा। और हमारे बाबा सीएम ने 11 तारीख के लिए लखनऊ से गोरखपुर की टिकट कर रखी है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के छात्र और अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई करेंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ही अपने सभी 516 स्कूलों के लिए ये फैसला किया है। इन्हें निगम प्रतिभा विद्यालय कहा जाएगा। इसे लेकर ही निगम का कहना है कि ज्यादातर छात्रों के अभिभावक अपने छात्रों को, अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पूर्वी नगर निगम का कहना है कि कम आय वाले लाखों बच्चों के अभिभावक को भावना को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्वी नगर निगम के 124 स्कूलों में ही पहली कक्षा के बच्चों की अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। श्री राम कॉलोनी निगम प्रतिभा विद्यालय और कौशिक कपूरी निगम प्रतिभा विद्यालय में पहली और दूसरी पाली में ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। इन स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं पढ़ाई जाती हैं और साथ ही 230 स्कूलों में ही नए सिरे से अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई शुरू होगी और निगम से अनुबंधित 162 स्कूलों को भी अंग्रेजी माध्यम से किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने कहा है कि वो आहत है, लेकिन उस पत्रकार ने नाम का खुलासा नहीं करेंगे। उन्हें पिछले हफ्ते ही धमकी भरे मैसेज किए थे और इसके साथ ही सीनियर विकेट कीपर ने ही एक व्हाट्सएप चैट शेयर की थी, जिसमें एक पत्रकार ने साहा को ही इंटरव्यू न देने के लिए धमकाया था। भारतीय टेस्ट टीम से ही बाहर किए जाने वाले साहा ने कहा कि इंसानियत के नाते फिलहाल पत्रकार के नाम का खुलासा नहीं करेंगे। साहा ने लिखा, मैं आहत हूं और मैंने सोचा कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह की बदमाशी से गुजरे। इसके साथ ही मैंने फैसला किया है कि मैं बाहर जाकर लोगों के सामने चैट का खुलासा करूंगा, लेकिन उसके नाम की घोषणा नहीं करूंगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं किसी का करियर खत्म करने की हद तक किसी को भी नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए इंसानियत के नाते उसके परिवार को देखते हुए मैं फिलहाल नाम उजागर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी कोई पुनरावृत्ति होती है मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समर्थन दिया है और मदद करने की इच्छा को भी बढ़ाया है। मेरा उन सबको आभार। वहीं श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से एक दिन पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। भारत के ही विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर हो गए हैं। हेयरलाइन फ्रैक्चर के कारण ही इस सीरीज के तीनों मैच नहीं खेल पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव को ही विंडीज की टीम के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मैच में ही चोट लगी थी। इससे
पहले मंगलवार देर शाम को ही दीपक चाहर भी श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए थे और दीपक चाहर ही हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण ही टीम से बाहर हुए थे। उन्हें पूरी तरह से रिकवर होने में 5 से 6 हफ्ते लगेंगे। वो आईपीएल के शुरुआती मुकाबले भी चूक सकते हैं। हाल ही में फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय टीम में ही चोटिल खिलाड़ियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। केएल राहुल और इसके साथ ही अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी पहले से ही चोटिल हैं और टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। अब सूर्य कुमार और दीपक चाहर के बाहर होने पर टीम की समस्या और बढ़ गई है। गौरतलब है कि श्रीलंका के खिलाफ स्मिति ओवर्स की सीरीज के विराट कोहली और शुभम पंत भी मौजूद नहीं है। दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने ही ब्रेक दिया है और ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज से मैदान पर वापसी करेंगे। अगले 4 दिनों में ही भारत श्रीलंका T20 सीरीज शुरू होकर खत्म भी हो जाएगी और ऐसे में चाहर और सूर्य कुमार की रिप्लेसमेंट के ऐलान करने की उम्मीद कम ही है और ऐसा इसलिए क्योंकि टीम में ही रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल होने वाले नए खिलाड़ी को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल का तहत ही आइसोलेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अब आपको बता दें कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी तब तक सीरीज खत्म हो चुकी होगी।